नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में लिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के कंटेक्स्ट में। आइए देखते हैं इस निर्णय में क्या कुछ बातें कही गई हैं और इसका हमारी चर्चा में क्या कुछ लेना देना है, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की डिस्कशन के क्या कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं। यदि डायमेंशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये खबर दरअसल है क्या। इस खबर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसके कारण इसे हम आज चर्चा में शामिल करेंगे। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, इस पर हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्रीमी लेयर की अवधारणा के कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि आज की हमारी चर्चा क्रीमी लेयर के ही कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई है और क्रीमी लेयर के कॉन्टेक्स्ट में जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, अभी तक कही हैं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कुछ अपना निर्णय दिया है, उस पूरे मामले में आज हम थोड़ा जानेंगे और उसके आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। आगे हम समझेंगे कि क्रीमी लेयर को लेकर खींचतान वाली स्थिति सरकार और सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, वो क्या इनके बीच में खींचतान है और क्या इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए, इसे हम निष्कर्ष के तौर पर समझेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य सरकार के कॉन्टेक्स्ट में एक निर्णय लिया है। पूरे चर्चा को हम समझेंगे कि हरियाणा राज्य सरकार ने क्या ऐसा किया जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय लिया, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन अभी जो हेडिंग में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यह है इकोनॉमिक क्राइटेरिया नॉट सोल बेसिस फॉर क्रीमी लेयर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रीमी लेयर के लिए केवल और केवल आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा राज्य सरकार के बीच में जो मामला फंसा, ये क्या कुछ है, इसको हम एक नज़र देखते हैं। हरियाणा सरकार की 2 अधिसूचनाएं आई थी। ये अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 2016 में और 2018 में अलग अलग समय में ये अधिसूचनाएं आई थी। ये अधिसूचनाएं किस कॉन्टेक्स्ट में जारी की गई थी, नोटिफिकेशंस किस कॉन्टेक्स्ट में जारी किए गए थे? ये नोटिफिकेशंस इस आधार पर जारी किए गए थे कि बैकवर्ड क्लासेस में जो भी पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग में 2 आधारों पर हम रिजर्वेशन देंगे। किस आधार पर? तो सूचनाओं में, इन नोटिफिकेशंस में ये कहा गया था कि एक तो 3 लाख या उससे कम जो भी लोग हैं, जिनकी भी वार्षिक आय, सालाना आय 3 लाख या उससे कम है, ऐसे लोगों के बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। ठीक है ना। ये ओबीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जो भी ओबीसी के वैसे लोग जो कि 3 लाख या उससे कम वार्षिक आय वाले हैं, उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे। कहाँ पर? तो सरकारी सेवा में और या फिर शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे। दूसरी बात क्या कही गई थी? दूसरी बात कही गई थी कि ये रिजर्वेशन देने के बाद बाकी जो कोटा है, उस कोटा में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की वार्षिक आय जिस भी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति की है, उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे सरकारी सेवा में और कहाँ पर? शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए। तो 2 आधारों पर ये रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया गया और ये जो है इस आधार के माध्यम से ये कहा गया कि हम जब ये आरक्षण देंगे तो आरक्षण देते वक्त हम इस मापदंड को फॉलो करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक याचिका दायर की गई। इन अधिसूचनाओं के अगेंस्ट में याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कहा है कि ये जो आपने कैटेगराइजेशन किया है, 3 लाख और 6 लाख का जो आपने कैटेगराइजेशन किया है, ये जो है केवल और केवल आधार नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं बात कि 3 लाख और 3 लाख से लेकर 6 लाख
बात रही 6 लाख से आगे, तो हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 6 लाख से आगे वालों को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। हम जो है इसके लिए इस तरीके की जो आय वाली स्थिति है इसको हम आधार मानेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि केवल और केवल आर्थिक आधार न हो रिजर्वेशन देने का, तो आखिर क्या आधार होना चाहिए। तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक तौर पर ऊंचा कद यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग के कंटेक्स्ट में ही बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक तौर पर यदि इस वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अच्छी पोजीशन पे है, उसका सामाजिक रुतबा है, सामाजिक तौर पर उसका अच्छा है, उसकी पहचान अच्छी है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति सरकारी सेवा में यदि ऊंचे पद पर है तो उसे भी मानक बनाना चाहिए, उसे भी स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य प्रावधान भी करने की बात कही है। कुछ अन्य प्रावधान नहीं बल्कि कुछ अन्य मानक भी तैयार करने की बात कही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे रोजगार में है जिसके माध्यम से वह दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है ना। मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ जो बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस के माध्यम से वो कई अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी हम क्रीमी लेयर के तहत रखें, न कि उसे हम रिजर्वेशन दें। ओके, तो ये कुछ बातें कही गई हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए तो हैं लेकिन उनका कृषि जोत जो है, एग्रीकल्चर होल्डिंग जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसे भी मानक बनाना चाहिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक मानदंड तय करने की बात कही है कि इन आधारों पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर को डिफाइन करना चाहिए, केवल और केवल आर्थिक आधार डिसाइड न हो, जैसा कि हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं में इंगित किया है। ठीक है, और इस पूरे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में एक निर्णय आया था। उस निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आज का जो विषय है इसको उठाया है, और इसके आधार पर हम ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में क्या कुछ कहा गया था। उसमें कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न मिले। ठीक है, 1992 में ये वाद बहुत ही चर्चा में रहा था और पॉलिटी के ख्याल से यह जो केस है हमेशा चर्चा में रहता है। जो भी आप में से जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो केस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अक्सर हाँ इस केस से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो परीक्षा में, मेंस में या फिर प्री में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इस केस में कहा गया था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न मिले। इस केस में की शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्रीमी लेयर का मामला कैसे आया, हम क्रीमी लेयर को जब हम समझेंगे, उसकी अवधारणा को जब हम समझेंगे तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल जो इस वाद की बात हो रही है, इस वाद में ये भी कहा गया कि IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा में IAS IPS भी आता है, IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा भी आता है। तो ऐसी सर्विसेज में जो भी पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सामाजिक रूप से वो प्रतिष्ठित पद पर चले गए, साथ ही आर्थिक रूप से भी प्रतिष्ठित पद पर चले गए हैं वो। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाए, ये ऐसे लोगों का आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए, तो उसका कारण ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान ये कहा था क्योंकि यदि हम ऐसे लोगों को आरक्षण देंगे तो वह व्यक्ति पीछे छूट जाएगा जिसको इनसे कहीं अधिक ज़रूरत है, जिसको इनसे अधिक कहीं आवश्यकता है आरक्षण का लाभ लेने की, ताकि वो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपना उत्थान कर सके, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो एक समावेशी विकास को लेकर के था कि सभी का विकास हो, ऐसा न हो कि एक व्यक्ति को आरक्षण मिले जो कि पहले से ही हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। कहने का मतलब तो ये हुआ ना कि जो पहले से ही एक अच्छी पदवी पर है और जो एक व्यक्ति जो बहुत ही दबा कुचला है, तो यहाँ पर हम
समानता नहीं देखें। तो ये देखना होगा कि इनमें से किसे तरजीह दिया जाए, किसे प्राथमिकता दी जाए। तो इसलिए क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है इस वाद में लाया गया था। आगे देखते हैं कि इस वाद की शुरुआत कैसे हुई। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा 13 अगस्त 1990 की तिथि को। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही थी। जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना। किसको? SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण देने की बात कही गई थी। कब? 13 अगस्त 1990 को। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। क्यों ये निर्णय लिया गया था? तो मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय को, भारत सरकार के इसी निर्णय को जो है चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस के मामले में। ठीक है। और उससे जुड़ा हुआ जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद का निर्णय दिया और उसने कहा कि नहीं ठीक है 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इस आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ओबीसी से जुड़े हुए क्रीमी लेयर को इस आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इस आधार पर क्रीमी लेयर का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको जानकारी के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, है ना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में ही क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। तो 27% आरक्षण की तो बात स्वीकार कर ली सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन उसने ये कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि जो क्रीमी लेयर से जुड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दीजिए, उनको जो है इसमें शामिल मत कीजिए। अब इस आधार पर फिर क्रीमी लेयर वाली बात जो है, अब ये सरकार को ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि ये क्रीमी लेयर आखिर है क्या, क्रीमी लेयर को हम कैसे देखें, क्रीमी लेयर को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि RN प्रसाद समिति का गठन किया। ठीक है। RN प्रसाद जो है एक रिटायर्ड जज थे। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक जो है सिफारिश दी सरकार को कि क्रीमी लेयर में किसे किसे शामिल किया जाना चाहिए। इसके आधार पर सरकार ने क्या किया कि 8 सितंबर 1993 को एक अधिसूचना जारी की। उसके माध्यम से उसने क्या कहा कि निश्चित रैंक, आय या दर्जा, जिसको आप स्टेटस भी कह सकते हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी विभिन्न श्रेणियों की एक लिस्टिंग तय की जाएगी और उस लिस्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति क्रीमी लेयर में शामिल होगा और कौन व्यक्ति क्रीमी लेयर में शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो इस समिति के आधार पर 8 सितंबर 1993 को एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो रैंक के कॉन्टेक्स्ट में, साथ ही उसके स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में, व्यक्ति के स्टेटस यानी दर्जा के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही उसकी आय के कॉन्टेक्स्ट में, उसके इनकम के कॉन्टेक्स्ट में लिस्टिंग की गई। उस लिस्ट को आधार बनाया गया कि किस व्यक्ति को शामिल किया जाए क्रीमी लेयर में और किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाए। जहाँ तक बात है आय की यानी इनकम की, जहाँ तक बात है उसमें यह देखा गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सरकारी सेवा में नहीं है तो उसके लिए केवल आय को ही आधार बनाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, सरकारी पद पर है, तो उसके लिए रैंक, उसके पद को फिर महत्व देना उचित रहेगा। ठीक है। तो अभी की स्थिति में मैं आपको बताऊं, अभी की स्थिति यह है कि ओबीसी में जो भी व्यक्ति ऐसा है जो 8 लाख की जिसकी आय है, 8 लाख की यदि आय वाला व्यक्ति है तो उसके बच्चों को जो है
क्रीमी लेयर के तहत माना जाता है। उस 8 लाख या उससे अधिक की जो भी आय है जिस भी व्यक्ति की, तो उसके बच्चों को क्रीमी लेयर के तहत रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बेस है, ये बेस किसके कॉन्टेक्स्ट में है? ये बेस है मेनली उन व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में है जो कि सरकारी सेवा में नहीं है। सरकारी सेवा में जो व्यक्ति है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है, ये हम बातें आगे करेंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि 14 अक्टूबर 2004 के माध्यम से, ये 14 अक्टूबर 2004 को एक क्लैरिफिकेशन आया था इस इनकम के कॉन्टेक्स्ट में कि इस इनकम में वेतन यानी सैलरी प्लस कृषि आय को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने ये बताया था कि इस आय की गणना में जब भी हम वार्षिक आय की गणना करेंगे कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख है या उससे ज़्यादा है, क्या है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम वेतन और कृषि आय को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम आगे और देखें तो जो अन्य आधार डिसाइड किए गए थे, ये तो आय के आधार पर हुआ कि भाई 8 लाख या उससे अधिक की आय यदि है किसी व्यक्ति की, तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, उसे हम क्रीमी लेयर के तहत मानेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 लाख का जो आधार है ये 2017 का आधार है। इससे पहले भी कई लेवल पर आय का जो आधार था वो चेंज होता रहा था और भारत सरकार ने कहा था कि हम हर 3 साल पर आय का आधार चेंज करते रहेंगे, लेकिन कई बार वो आधार जो है चेंज नहीं हुआ। इसको लेकर भी खींचतान रही है। जैसे कि 2017 में लास्ट टाइम आय का जो आधार था वो चेंज किया गया था। 2017 के बाद से अभी 2021 चल रहा है, इस बीच जो है 3 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी नए सिरे से आय का आधार डिसाइड नहीं किया गया है ना? हालांकि जो ओबीसी के कल्याण से संबंधित जो समिति है, वो समिति ने ये सुझाव दिया है, पार्लियामेंट की समिति है, संसदीय समिति है। इस समिति ने ये सुझाव दिया है कि 15 लाख का एक कैप डिसाइड किया जाए आय के कॉन्टेक्स्ट में, 8 लाख की जगह पर। हालांकि सरकार ने कहा है कि नहीं, हम 15 नहीं बल्कि 12 लाख करना चाहेंगे। ये एक अभी की स्थिति है, लेकिन क्या फाइनली निर्णय लेती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओबीसी कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने 15 लाख की बात कही है कि 15 लाख रुपए यदि वार्षिक आय है किसी व्यक्ति की, तो उसके आधार पर ये हो कि उसे क्रीमी लेयर में माना जाए या फिर नहीं माना जाए। अभी क्या है, 8 लाख है। ठीक है, जबकि सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का पक्ष है 15 लाख की जगह 12 लाख रुपए। ठीक है ना? तो ये सरकार और संसदीय समिति के बीच में एक छोटी सी खींचतान वाली स्थिति दिख रही है। और यदि हम अन्य आधार की बात करें तो इसमें सरकारी सेवक, संवैधानिक पद, ग्रुप ए सेवा, ग्रुप बी सेवा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात कही गई है। जो पहले 8 सितंबर 1993 को जो अधिसूचना जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उसके आधार पर ये बात हो रही है। ठीक है ना? तो संवैधानिक पद का मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर किसी और ऊंचे पद पर हैं, कैग है या फिर कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जो कि संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहा है, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात की गई है। साथ ही ग्रुप ए सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, यदि किसी बच्चे के माता या पिता में से कोई भी ग्रुप ए सेवा में है या फिर दोनों ही माता पिता दोनों ही ग्रुप बी सेवा में है या फिर ग्रुप बी सेवा में तो थे लेकिन उनको प्रमोट करके ग्रुप ए सेवा में उनको भेजा गया है, तो इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ देने की बात नहीं कही गई है। यानी कि इनको किस में समझा जाएगा? इनको क्रीमी लेयर में समझा जाएगा। ठीक है ना?
तो ये कुछ बातें क्रीमी लेयर के कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ खींचतान है। खींचतान की बात करें तो पहला तो ये है कि क्राइटेरिया का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए, है ना। जो अभी क्राइटेरिया चलता आ रहा है इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये क्राइटेरिया तो बहुत पुराना हो गया, इसको अब फिर से पुनर्निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2017 से लेकर के अभी तक इसे फिर से निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि सरकार ने कहा था कि हर 3 साल पर हम ऐसा करेंगे। तो इसको लेकर के एक बहस चल रही है कि इसको कितना किया जाए। जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया भी कि संसदीय समिति का कहना है 15 लाख और सरकार का कहना है 12 लाख का एक कैप होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं आगे की स्थिति क्या कुछ होती है। फिलहाल केवल ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर भी सवाल उठ रहा है। कई लोग, कई महकमे के जो लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि केवल ओबीसी में ही क्रीमी लेयर को देखा जाना चाहिए, क्या ये न्याय संगत है? इस तरीके से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, है ना। इसमें क्या सरकार का पक्ष है, क्या न्यायालय का पक्ष है, ये जो है खींचतान वाली स्थिति यहाँ पर दिखती है। आगे क्या है, सरकार का एक पक्ष ये है कि हर प्रकार की आय को इसमें शामिल किया जाए, हालांकि उसने ये कहा है कि कृषि आय को शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, सरकार ने हाल ही में एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें उसने ये कहा कि हम ऐसा करें कि आय का आधार डिसाइड करते वक्त ये देखें कि सभी प्रकार की आय को उसमें शामिल किया जाए। सभी प्रकार की आय में ये भी शामिल हो कि यदि किसी की सैलरी है तो जिस सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स के लिए उसे भी उस आय में शामिल किया जाना चाहिए, वार्षिक आय में, है ना। और लेकिन ये कहा कि कृषि आय को, एग्रीकल्चरल इनकम को, एग्रीकल्चर के आधार पर जो भी इनकम होता है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये सरकार का पक्ष है। लेकिन इसको लेकर के भी विरोध किया जा रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न महकमों के द्वारा। अब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हमारे सामने निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। तो पूरी चर्चा से आप समझ रहे होंगे कि जटिलताएं बनी हुई हैं, है ना। सरकार कुछ कह रही है, सर्वोच्च न्यायालय का कुछ और तर्क रहता है, और जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हरियाणा राज्य सरकार ने अधिसूचनाओं के माध्यम से सब कैटेगराइज कर दिया, 3 लाख और 3 लाख से 6 लाख की सीमा तय कर दी, है ना। तो ये स्थितियां दिखती हैं। इसके अलावा परिभाषा में बदलाव अपेक्षित है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है, जो पहले थी परिभाषा, उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है। समय बदल गया है, सामाजिक जो ढांचा है वो बदल गया है, लोगों के रहन सहन का तरीका बदल गया है, तकनीक बदल गई है ना। तो ये सब चीज़ें बदल गई हैं। ऐसी स्थिति में परिभाषा को लेकर के हम स्टैग्नेंट नहीं रह सकते हैं, इसमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है समयानुसार। आगे हम देखें तो जाति जनगणना का एक विकल्प भी सामने दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि ओबीसी के लेवल पर हम क्रीमी लेयर की बात तो करते हैं, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या भारत में कितनी है ये क्लियर नहीं है। पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में इतने सारे राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, तो कहीं पर कोई ओबीसी में है, कहीं पर कोई ओबीसी में नहीं है ना। ओबीसी में भी कई सारे सब कैटेगरीज हैं, उप वर्गीकरण भी किया हुआ है। तो उनकी जो है जनगणना यदि क्लियर रहेगी, एक ये तर्क दिया जा रहा है, ये मेरा अपना तर्क नहीं है, बल्कि एक जो आम जनता में या फिर जो सरकार के अगेंस्ट में कई राजनीतिक दल हैं, वो भी इस तरीके से तर्क देते रहे हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता है। और उसको लेकर हाल ही में पिछले सप्ताह में ही कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करने की भी कोशिश की थी, है ना, कि कास्ट सेंसस करवाया जाए। जब कास्ट सेंसस होगा तो हमें एक आकलन पता चलेगा कि ओबीसी की स्थिति कैसी है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको अधिक आवश्यकता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सुधार की, उनके आर्थिक उत्थान की, उनके सामाजिक उत्थान की और उनके शैक्षणिक उत्थान की। ये तभी होगा जबकि कास्ट सेंसस करवाया जाए। हालांकि सरकार कभी इसके पक्ष में रहती भी है, कहीं कभी नहीं भी रहती है। ये स्थिति बहुत ही
एक उधेड़ बूंद वाली बनी हुई है। आगे देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ विचार करती है। आगे हम बात करें तो घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से लेकर अभी तक यही कहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस केस को इसलिए पिक करती है क्योंकि ये केस जो है 9 जजों की संविधान पीठ के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया था और इस आधार पर इस केस के जो भी निर्णय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए बारंबार सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस का हवाला देती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब भी राज्य सरकारें पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी यदि कार्य करते हैं, उनके रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कार्य करते हैं, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को फॉलो करें, न कि उसे वायोलेट करें, उसका उल्लंघन न करें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल के केस में हरियाणा राज्य सरकार वाले केस में भी इस तरीके से हरियाणा सरकार को फटकारा भी है और कहा कि आप जो है इस केस के आधार पर ही अपना जो भी फैसला है, उस जो भी अधिसूचना है उसको अमेंड कीजिए और इसके हिसाब से कार्य कीजिए। तो ये है कुल मिलाकर आज की चर्चा। इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए सवाल पर एक नज़र देख लेते हैं। सवाल आपके लिए बहुत ही सीधा है। क्रीमी लेयर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हालिया निर्णय के औचित्य को समझाइए। ठीक है ना, इसके औचित्य को समझाना है कि जो ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल आर्थिक आधार न हो बल्कि इसके अन्य आधार भी तलाशे जाएं। किस चीज़ के लिए? क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए। तो ये कौन कौन से आधार होने चाहिए और ये आधार कितने तर्कसंगत है, कितने तर्कसंगत नहीं है, उसके आधार पर आपको एक सही तरीके से उत्तर फ्रेम करना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।